हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंसेस हैं और इस क्वेश्चन को मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर आर टू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी, ईच विद इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है, ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं हमारी इकोनॉमी के और हर एक सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स एंड अलग अलग फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। These sectors play crucial roles in shaping economic activities and providing goods and services to the public. ये दोनों के जो सेक्टर्स हैं उनकी अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, अलग अलग काम करते हैं या अलग अलग टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को। Below, we highlight the key differences between the public sector and the private sector through various points. तो हम with the help of following headings इनके differences को जो है बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आ जाता है ownership, very important. Public sector organizations are owned and operated by government और इट्स एजेंसीज। जो पब्लिक सेक्टर होता है उसको मेंटेन या ऑर्गेनाइज कौन करता है? उसको सरकार मेंटेन करती है, सरकार की एजेंसीज मेंटेन करती हैं, उसको सरकार ओन करती है और सरकार की एजेंसीज ओन करती हैं और ऑपरेट भी वही करती हैं। सिंपल वर्ड्स में पब्लिक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है विच इज ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट और इट्स एजेंसीज। गवर्नमेंट खुद करती है या अपनी एजेंसीज के थ्रू करवाती है। ओनरशिप rests with the state or the public, and the government is responsible for funding and इट्स मैनेजिंग दीज एंटिटीज। तो सिंपल वर्ड्स में जो सरकार है वही ओनर मानी जाती है या फिर कह लो पब्लिक ओनर मानी जाती है और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको चलाना, उसको फंडिंग करना, उसको मैनेज करना। ठीक है। बट दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कंपनीज और शेयर होल्डर्स। जो प्राइवेट कंपनीज हैं या जो प्राइवेट सेक्टर है, इट इज ओन्ड। उसका मालिक कौन होता है? प्राइवेट बंदे मालिक हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनियां या जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं वो उसके मालिक हो सकते हैं। ठीक है। ओनरशिप इज टिपिकली इन प्राइवेट हैंड्स एंड दीज एंटिटीज एम टू जनरेट प्रॉफिट्स फॉर देयर ओनर्स। तो बेसिकली ओनरशिप प्राइवेट हैंड्स में होती है और उनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। जो जो उस कंपनी के मालिक है उनको प्रॉफिट कमाना ही मेन मकसद रहता है उनका। ठीक है। तो सेकंड जो डिफरेंस आ जाता है इसमें वो आ जाता है रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स या मकसद कह सकते हो। द प्राइमरी गोल ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस is to provide public goods and services is provide public goods and services that promote welfare। मैंने यहाँ welfare लिखना था, रुको मैं लिख देता हूँ, welfare ऑफ द सिटीजन। सिंपल वर्ड्स में जो मेन मकसद होता है पब्लिक सेक्टर का वो होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराना इस हिसाब से कि वेलफेयर को प्रमोट करे। समझ गए बात? मेन मकसद क्या रहता है? वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। Profit maximization is not the primary objective. Instead, it's about meeting societal needs. तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर का मेन मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है। जो सोसाइटी की नीड्स है और वेलफेयर है सोसाइटी की, वो मेन मकसद रहता है। प्रॉफिट जो है वो सेकेंडरी मकसद हो जाता है। ठीक है। बट दूसरी तरफ द प्राइवेट सेक्टर इज प्रॉफिट ड्रिवन। प्राइवेट सेक्टर काम ही प्रॉफिट के लिए करता है। अगर प्रॉफिट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कंपनी बंद करके कोई और काम शुरू कर देगा। बिजनेसेस एम टू जनरेट प्रॉफिट्स फॉर देयर ओनर्स और शेयर होल्डर्स। बिजनेसेस खुलते इसलिए ताकि वो प्रॉफिट्स जनरेट कर पाए अपने ओनर्स के लिए या फिर जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए। प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज अ मींस टू अचीव द प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्राइवेट सेक्टर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है और लोगों को प्रोवाइड कराता है उससे वो प्रॉफिट कमाता है। ठीक है। विदाउट प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट सर्वाइव, या ये समझ लो कि अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहा तो वो काम बंद कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है फंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक सेक्टर एंटिटीज आर funded through taxes, government appropriations and in some cases borrowings। जो भी सरकारी कंपनी है या पब्लिक सेक्टर है ये पूरा का पूरा या तो जो गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस इकट्ठा करती है उससे चलाती है, या गवर्नमेंट अपनी एप्रोप्रिएशंस जो पुराने पैसे पूसे पड़े हैं उनसे चला लेती है जो भी सरकार के पास पड़ा है, या फिर करंट बोरोइंग्स भी कर सकती है अपने पब्लिक सेक्टर को चलाने के लिए, कोई नई एंटिटी खोलने के लिए। द गवर्नमेंट relies on the revenue it collects from citizens and businesses to finance public services। तो बेसिकली गवर्नमेंट किस पे निर्भर करती है? गवर्नमेंट निर्भर करती है, डिपेंड करती है जो भी सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करती है
चाहे वो रेवेन्यू इकट्ठा करे रेवेन्यू रिसोर्सेज से, या फिर कैपिटल जो रिसीट्स हैं उससे, या जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं उससे, जहां से भी पैसा इकट्ठा करती है वहां से इनको चलाने की कोशिश करती है, उस पैसे को इस्तेमाल करके पब्लिक सेक्टर को रन करने की कोशिश करती है। अब अगर आपको रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स के बारे में नहीं पता, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मुझे रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स का लिंक शेयर कर दो, तो मैं कमेंट में शेयर कर दूंगा। द प्राइवेट सेक्टर raises capital through various means including investments, loans and issuing shares। दूसरी तरफ देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर ने अगर कोई अपनी एंटिटी खोलनी है तो उसको खोलने के लिए उसके पास कई तरीके हैं, या तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, या लोन्स, बैंकों से लोन लेके पैसा डाल देगा उस बिजनेस में, या फिर शेयर्स को इशू करेगा, उससे जो पैसा आएगा उससे इन्वेस्टमेंट्स कर देगा, ठीक है ना। प्रॉफिटेबल ऑपरेशन एंड एक्सेस टू फाइनेंशियल मार्केट्स आर की सोर्सेज ऑफ फंडिंग। जो भी यहाँ पे फंडिंग होती है प्राइवेट सेक्टर में, बेसिकली इसका मेन सोर्स फाइनेंशियल मार्केट्स भी हो सकती हैं, या लोन्स वगैरह भी हो सकते हैं, और खुद के पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट मतलब शेयर मार्केट में अपने शेयर इशू करके फंड्स को उठाना, समझिए बात। फोर्थ पॉइंट आ जाता है डिसीजन मेकिंग। Decision making in the public sector is often influenced by government policies, regulations and political considerations। तो जो भी डिसीजन मेकिंग होता है पब्लिक सेक्टर में, वो पूरा का पूरा सरकार कंट्रोल करती है, सरकार के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कंसिडरेशन के हिसाब से चलता है। पॉलिटिकल कंसिडरेशन मतलब जो भी रूलिंग पार्टी है वो अपने हिसाब से चलाती है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल्स इन शेपिंग डिसीजंस। जो भी ब्यूरोक्रेसी होती है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जो है वो मेन रोल प्ले करती है पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मतलब अगर कुछ भी होता है तो पार्लियामेंट में उसकी जवाबदेही होगी कि भाई फलां फलां सरकारी कंपनी में ऐसा क्यों हुआ, समझ गए बात। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर डिसीजन मेकिंग इज ड्रिवन बाय द मार्केट फोर्सेस, कंपटीशन एंड प्रॉफिट मोटिव्स। दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो डिसीजन लेता है, और उसके डिसीजन किस पे डिपेंड करते हैं, मार्केट फोर्सेस के ऊपर। मार्केट फोर्सेस होगी मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, या मार्केट में कंपटीशन कितना है, या प्रॉफिट मोटिव्स क्या होंगे, उनके प्रॉफिट कितना कमाना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। ये सारी जो चीजें हैं इनसे प्राइवेट सेक्टर जो है अपने डिसीजन लेता है। बिजनेसेस हैव मोर ऑटोनॉमी इन देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। तो जो बिजनेस प्राइवेट सेक्टर में चलता है उसमें ज्यादा फ्रीडम होती है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में जब भी कोई काम करना है पहले जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उससे पूछना पड़ेगा, उसके बाद जो उसके ऊपर कंसर्न मिनिस्टर बैठा है उससे पूछना पड़ेगा। तो थोड़ी मतलब इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मानी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है एफिशिएंसी एंड इनोवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। Public sector organizations may face bureaucratic processes and in some cases inefficiencies due to political and regulatory constraints। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें काफी ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होते हैं और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है और रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स भी माने जाते हैं, क्योंकि उनके काम में दखल अंदाजी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम रहती है और एफिशिएंसी भी नीचे चली जाती है। Innovation can be slower and the focus is on delivering services rather than profits। तो इनोवेशंस जो होती हैं, नई नई चीजें जो इन्वेंशंस वगैरह हो जाती हैं वो कम होती हैं, क्योंकि मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, मेन मकसद सर्विसेज प्रोवाइड करना है ताकि वेलफेयर हो। प्रॉफिट सेक्टर दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिखा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर लिखना था यहाँ पे मैंने, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइवेट सेक्टर। अब मैच देखते देखते लिखते हैं तो ऐसा ही हो जाता है कि लिख रहे होते हैं कुछ और सोच रहे होते हैं कुछ, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज एम्फेसाइज efficiency and innovation to gain a competitive edge and मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। तो सिंपल वर्ड्स में जो प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज हैं या प्राइवेट सेक्टर है उसका मेन मकसद रहता है कि वो एफिशिएंसी से काम करे, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट बने और इनोवेशन करे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जब जब वो अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेट करके सामने लेके आएंगे एफिशिएंसी अपने आप बढ़ेगी और उनके पास कॉम्पिटिटिव एज भी होगी। कॉम्पिटिटिव एज का मतलब है वो अपने जो दूसरे बंदे हैं, क्या कहते हैं, दूसरे उनके कॉम्पिटिटर हैं, उनसे वो सस्ते में माल बना सकते हैं और अपना माल अच्छे में बेच सकते हैं और उन प्रॉफिट में काम कर सकते हैं। द मार्केट ऑफ्टन रिवॉर्ड्स इनोवेशंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो जितना वो इनोवेटिव रहेंगे और जितना कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे, मतलब सस्ते में वो अपना सामान बना पाएंगे, उतना ही मार्केट उनको रिवॉर्ड भी देगी, उनका सामान ज्यादा बिकेगा और उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पिटिशन। Public sector entities may operate in the sectors with limited or no competition, as the government often has a monopoly in certain areas like defense or
लॉ एनफोर्समेंट। तो सिंपल वर्ड्स में जो प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज हैं, जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं, वो ज्यादातर उस सेक्टर में काम करती हैं जिसमें मोनोपोली होती है, तो सरकार को कंपटीशन का डर नहीं होता। इसमें एग्जांपल दिया है डिफेंस, डिफेंस में कोई प्राइवेट आर्मी तो है नहीं, ठीक है। या फिर लॉ एनफोर्समेंट का जो है, लॉ एनफोर्समेंट मतलब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सॉरी, जो जुडिशरी वगैरह है उसमें तो कोई और प्राइवेट प्लेयर होते नहीं। तो ये सारे कामों में सरकार की मोनोपोली होती है, तो सरकार ज्यादातर वो काम करती है जिसमें सरकार की मोनोपोली है, ज्यादातर, ये नहीं कि हर एक काम, ठीक है। द प्राइवेट सेक्टर operates in a competitive environment and competition is a fundamental driver of efficiency and quality। दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर है वो एफिशिएंसी उसकी हाई रहती है क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करता है और हमेशा उसका मेन मकसद ये रहता है कि मैं अच्छी क्वालिटी का सामान दूं या सर्विस दूं और एफिशिएंसी बढ़ाऊं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अकाउंटेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट एंड अल्टीमेटली द सिटीजंस दे सर्व। तो पब्लिक सेक्टर जितनी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की जवाबदेही होती है उसमें और अल्टीमेटली सिटीजन्स को भी जवाब देना पड़ता है। अगर कोई भी उल्टा सीधा काम कर दे वो, तो उनको पार्लियामेंट में खड़े होकर जवाब देना पड़ता है कि फलां फलां कंसर्न मिनिस्टर को कि फलां फलां कंपनी में ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, समझ गई बात। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी रहती है। ट्रांसपेरेंसी एंड एडहेरेंस टू द लॉज एंड रेगुलेशंस आर पैरामाउंट। तो मेन फोकस किया जाता है कि भाई जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो अच्छे से फॉलो किए जाएं और जो ट्रांसपेरेंसी है उसको भी रखा जाए, ठीक है। दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी इन द प्राइवेट सेक्टर इज प्राइमरीली टू शेयर होल्डर्स एंड द ओनर्स। तो दूसरी तरफ जो शेयर होल्डर्स एंड ओनर्स हैं, जो प्राइवेट कंपनियों के जो मालिक हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए अकाउंटेबिलिटी रखी जाती है, उनको अकाउंटेबल होती है कंपनी, ठीक है। कंप्लायंस विद फाइनेंशियल रेगुलेशंस इज एसेंशियल। जो भी फाइनेंशियल रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको देखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल इंडिया में सेबी है, इंडिया में जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी पे फाइन भी हो सकता है, उस पर बैन भी लग सकता है। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क एंड रिवॉर्ड। Public sector employees often have more job security and consistent pay। जो सरकारी employees होते हैं उनकी पक्की नौकरी होती है और उनकी जॉब सिक्योरिटी होती है। Rewards are based on service rather than profit sharing। उनको तनख्वाह तो मिलनी है, ठीक है। उनकी जितनी नौकरी होती जाएगी उतनी उनकी तनख्वाह बढ़ती जाएगी और ऐसा नहीं होगा कि सरकारी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो उनको ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। बट दूसरी तरफ एम्प्लॉयज इन द प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस ग्रेटर इनकम वेरिएबिलिटी and are often eligible for profit sharing bonuses and stock options। तो सिंपल वर्ड्स में जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं एम्प्लॉयज, उनकी जो इनकम होती है वो ज्यादा वेरिएबिलिटी मतलब ज्यादा वेरिएशन होती है, या तो बहुत ज्यादा होगी या बहुत कम होगी। और वो उनको अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने एम्प्लॉयज में बांट देती है या बोनसेस बांट देती है या स्टॉक ऑप्शंस दे देती है। स्टॉक ऑप्शन मतलब कि कंपनी की कुछ हिस्सेदारी, कुछ शेयर्स एम्प्लॉयज में बांट देती है। ईसॉप्स भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सर्विसेज ऑफर्ड। Public sector entities typically provide essential services such as education, healthcare, defense and infrastructural development। तो पब्लिक सेक्टर में ज्यादातर वो सर्विसेज आ जाती है जैसे कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये प्राइवेट भी करता है मगर ज्यादातर सरकार भी करती है। हेल्थ केयर वगैरह ये भी प्राइवेट करता है मगर डिफेंस तो सिर्फ मतलब सरकार ही कर पाती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये भी काम ज्यादातर सरकार ठेके पे दे देती है प्राइवेट सेक्टर को और वो बना के फिर आगे सरकार को ही वापस कर देता है। द प्राइवेट सेक्टर encompasses a wide range of industries including manufacturing, technology, finance, retail and entertainment। तो जो सर्विसेज हैं जो प्राइवेट सेक्टर ऑफर करता है वो काफी ज्यादा वाइड चली जाती हैं और जो सर्विसेज सरकार ऑफर करती है वो थोड़ी सी कम रहती हैं, थोड़ी सी रिजिड रहती हैं। बेसिकली सरकार उनमें काम करती है जिनमें प्राइवेट सेक्टर नहीं आना चाहता, ठीक है, ड्यू टू मार्केट फेलियर। ये मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा ये क्या होता है। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू essential services for all citizens। ये जो पब्लिक सेक्टर है इसका मेन मकसद होता है कि जितने भी सिटीजन हैं उनको इक्वल या इक्विटेबल एक्सेस देना अपनी सर्विसेज की, नो मैटर उसकी इनकम ज्यादा है या कम है। तो इसका मेन मकसद रहता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि ईच एंड एवरी सिटीजन को इक्वल एक्सेस टू दैट या कंसर्न सर्विसेज देना। While the private sector has a social responsibility
It is primarily driven by profit motives and corporate social responsibility vary among businesses. तो बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाता है, मगर उसका मेन मकसद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं होता, उसका मेन मकसद प्रॉफिट मोटिव होता है। और फिर भी वो प्रॉफिट मोटिव के रहते रहते वो कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो निभाने की कोशिश करता है, जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी टू कंपनी वेरी करती हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन निकालते हैं इसका। इन समरी, the public sector and private sectors are distinct in ownership, objectives, funding, decision making, competition and accountability। तो ये सारे जो चीजें हैं इनमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस प्रायोरिटाइज सर्विंग द पब्लिक गुड्स वाइल प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज एम टू जनरेट प्रॉफिट। तो मेन मकसद जो पब्लिक सेक्टर होता है या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनका मेन मकसद होता है सर्विसेज प्रोवाइड कराना या पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड कराना। दूसरी तरफ प्राइवेट जो सेक्टर है उसका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। दीज डिफरेंसेस प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमीज एंड द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी। तो ये क्रिटिकल डिफरेंसेस रहते हैं कि इकोनॉमी में ये दोनों के दोनों किस तरीके से काम करेंगे और किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज जो है बांटेंगे सोसाइटी में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।